तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की सेंट्रल थीम है। वो है प्रोसेस, एंड उसके बाद हम थ्रेड्स भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली ए प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद आपने लिंक किया, यहाँ पे ओबीजे फाइल बन गई आपकी। लिंक करने के बाद ये एक्सी फाइल बन गई। अभी ये एक्सी फाइल आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव में रखी है। तो जब तक ये मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव में है तब तक हम इसको प्रोग्राम बोलेंगे, एंड दिस इज ए पैसिव एंटिटी। बट जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहूंगा तो सबसे पहले मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे। एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी एलोकेट करेगा इस प्रोग्राम को, और एक इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का सब पार्ट है जिसको हम बोलते हैं लोडर। वो इसको लोड करेगा मेमोरी में और फिर ये प्रोसेस बनेगा, फिर एग्जीक्यूशन इस पर स्टार्ट होगा। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तब हम उसको प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी, whereas program is a passive entity. Process resides in RAM, or this resides in hard disk drive or any other secondary storage device. So this program contains only code, जबकि प्रोसेस के अंदर कोड सिर्फ एक पार्ट है। कोड के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मेरी प्रोसेस का पार्ट बनती हैं। उनका जिक्र हम देखेंगे अभी आगे जाके, बट मैं कुछ अगर नाम बताना चाहूँ तो रजिस्टर्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, स्टेट, प्रोसेस की स्टेट होती है और प्रोसेस का एक आईडी होता है। वो सारी इंफॉर्मेशन मिला के प्रोसेस बनाती है। कोड उसका सिर्फ एक पार्ट है। हर प्रोसेस की एक स्टेट होती है, जबकि प्रोग्राम की सिर्फ एक ही स्टेट है, वो पैसिव स्टेट है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी जो प्रोसेस के प्रति है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी क्रिएटिंग एंड रिमूविंग ए प्रोसेस, एक नया प्रोसेस क्रिएट करना है, उसको हटाना है। एलोकेटिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज टू द प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस सिस्टम में है उनको टाइम टू टाइम हार्डवेयर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है। जैसे आपकी मेमोरी की जरूरत हो सकती है, प्रिंटर की जरूरत हो सकती है, फाइल्स आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में कुछ स्पेस की जरूरत हो सकती है। तो ऑल दीज रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कौन सा प्रोसेस चलेगा, कौन कब चलेगा, कौन कब रुकेगा, ये सब कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, तो वो कम्युनिकेशन का माध्यम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा वो चाहे मैसेज पासिंग के थ्रू हो या सिग्नल्स के थ्रू हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, दो प्रोसेसेस हैं, एक P1 और P2, तो इनके बीच में अगर कुछ कम्युनिकेशन होना है तो वो जिम्मेदारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आती है। Providing interface to the use OS services. Actually, OS और यूजर प्रोसेस, इनके बीच में सिस्टम कॉल्स होती हैं, जिनकी हेल्प से यूजर का प्रोसेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को यूज कर सकता है। इसके ऊपर हम किसी दिन बाद में लेक्चर लेंगे, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि यूजर प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो इंटरफेस है उनको हम सिस्टम कॉल्स कहते हैं। उसी तरह से जैसे फंक्शन कॉल हम नॉर्मली अपने प्रोग्राम में करते हैं, उसी तरह से हम सिस्टम कॉल्स यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रोसेस की स्टेट की मैंने बात की थी, तो प्रोसेस वैसे तो कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बट ये नॉर्मली ये 5 स्टेट्स हम मानते हैं। ये प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन के दौरान स्टेट चेंज करता रहता है। जब प्रोसेस कोई नया बनता है, न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस की स्टेट न्यू रहती है। जब सिस्टम इसको एडमिट कर लेता है तो एक रेडी क्यू होती है, जो कि जिसमें वो सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि सीपीयू के लिए वेट कर रहे हैं। अगर सीपीयू फ्री हो तो वो उनको एलोकेट कर दें तो वो तुरंत एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे। फिर इनमें से कोई, जैसे ही सीपीयू फ्री होता है तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगा के किसी एक को हम सीपीयू प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो रेडी स्टेट से मेरा रनिंग स्टेट में आ जाता है। अब जो प्रोसेसेस हैं वो इस तरह से चलते हैं। पहले सीपीयू की इनको जरूरत होती है, सीपीयू बर्स्ट आएगा, उसके बाद फिर आपका आईओ बर्स्ट आएगा,
फिर सीपीयू बर्स्ट, फिर आईओ बर्स्ट, इस तरह से चलता है। तो एक कोई प्रोसेस रनिंग है, जब उसका सीपीयू बर्स्ट खत्म हो जाएगा, उसे इनपुट आउटपुट करना है, तो वो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि वो अब वेट कर रहा है कि कब मेरा इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो और दोबारा मैं अपना सीपीयू बर्स्ट शुरू कर सकूं। ये वेटिंग स्टेट होती है। फिर जब अपना प्रोसेस अपना काम फिनिश कर लेता है, तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाता है, यानी कि उसका काम फिनिश हो गया। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रोसेस टाइम टू टाइम चलता रहता है। तो ये इंटरेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, इस सब के बारे में हम एक ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो बेसिकली ये देखिए, ये ट्रांजिशन डायग्राम है। तो सिस्टम में जैसे ही प्रोसेस आया वो न्यू हुआ, सिस्टम ने एडमिट किया। एक्चुअली सिस्टम भी एडमिट करता है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी रखनी है, कितने प्रोसेसेस को एक साथ अलाउ करना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी पॉलिसीज होती हैं। तो उस बेसिस पे सिस्टम में प्रोसेस अलाउ करना है, एडमिट करना है कि नहीं करना, दैट इज डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर जब एडमिट कर दिया तो प्रोसेस इज रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, तो जाके रेडी क्यू में लग जाएगा। और उसके बाद जब सीपीयू शेड्यूलर इसको एलोकेट करेगा सीपीयू, तो ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा। शेड्यूलर डिस्पैच से ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा। रनिंग स्टेट में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये अपना काम फिनिश कर ले, टर्मिनेट हो जाए, या फिर ये किसी इनपुट आउटपुट या इवेंट के लिए वेट करने के लिए चला जाए। तो अगर ये अपना काम टर्मिनेट कर लेता है तो सिस्टम से बाहर निकल जाता है, और नहीं तो अगर मान लिया इसको प्रिंट करना है कुछ, तो प्रिंटर के लिए वेट करेगा, क्योंकि प्रिंटर और जितनी भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, दीज आर कंसिडरेबली स्लो इन कंपैरिजन टू सीपीयू, तो इनमें तुरंत रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तो रनिंग स्टेट से मुझे आईओ जब करना होगा प्रोसेस को, तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। और जब आईओ कंप्लीट होगा, जब इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सीधे रनिंग में नहीं जा सकता, क्योंकि इस टाइम पे कोई दूसरा प्रोसेस रन हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है। ये वेटिंग स्टेट से फिर रेडी स्टेट में जाएगा। अब रेडी क्यू में वेट करेगा और जब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट होता है शेड्यूलर, वो इसको डिस्पैच करेगा, तब फिर ये रनिंग स्टेट में आएगा। अब कई बार लेकिन क्या है कि ये तो यहाँ पे प्रोसेस ने सीपीयू छोड़ी अपनी मर्जी से, क्योंकि इसको इनपुट आउटपुट करना है। बट कई बार क्या होता है कि प्रोसेस इज नॉट रेडी टू लीव द सीपीयू, बट कोई ऐसी चीज आ जाती है, तो कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है, या कोई और ऐसा काम आ जाता है जिसकी वजह से प्रोसेस को फोर्सिबली ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू छोड़ने को मजबूर करता है। तो उस केस में भी ये जो मेरा प्रोसेस है रनिंग स्टेट से सीधे रेडी स्टेट में जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये वेट नहीं कर रहा किसी इनपुट आउटपुट की, ये तो रेडी है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से इसको सीपीयू छोड़ना पड़ रहा है। तो दीज आर द स्टेट्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेट्स, कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रोसेस जा रहा है, उसकी समझ हम इस डायग्राम से पा सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि हर प्रोसेस की करस्पॉन्डिंग एक मेंटेन करके चलता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जितना जो भी प्रोसेस आएगा उसके करस्पॉन्डिंग एक पीसीबी बना देगा, और उस पीसीबी में ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पीसीबी इज स्टोर्ड। वो क्या क्या इंफॉर्मेशन है? जैसे ही एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है, तो उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर एलोकेट हो जाता है। लाइनेक्स में ये एक 5 डिजिट आइडेंटिफायर होता है, तो इसको वहां पे हम बोलते हैं पीआईडी, प्रोसेस आइडेंटिफायर। वही हमने यहाँ पे ले लिया। तो करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस की ये बात करता है, प्रोसेस अभी किसी स्टेट में है, जो हमने डायग्राम पढ़ा उसमें से। प्रोसेस प्रायोरिटी, अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग करता है, तो सीपीयू शेड्यूलिंग में जब हम बात करेंगे तब उसका जिक्र आएगा। लेकिन अभी आप ये मान के चल सकते हैं कि
डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। तो जिस प्रोसेस की हाई प्रायोरिटी होती है उसको हम सीपीयू थोड़ा जल्दी देने की कोशिश करते हैं, और जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी लो होती है उसको हम सीपीयू थोड़ा देर में देने की कोशिश करते हैं, राइट। देन प्रोसेसर एफिनिटी रजिस्टर एरिया, एक्चुअली रजिस्टर्स आर द इंटरनल स्टोरेज ऑफ द सीपीयू। तो मेरे जैसे आपने 8086 में पढ़ा होगा AH, AL, BH, BL, तो ये सब सीपीयू की इंटरनल स्टोरेज है। तो ये लेकिन जब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मेरा रजिस्टर्स में स्टोर रहता है। तो जब सीपीयू इससे छीन के किसी दूसरे प्रोसेस को दिया जाता है, वॉलंटरली छोड़ता है, तो ये प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन मुझे सेव करनी पड़ती है। तो इसको हम सेव करते हैं, हैज टू बी सेव्ड, एंड दैट विल बी सेव्ड इन द रजिस्टर सेव एरिया ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेरा मेन मेमोरी में रहता है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोसेसर एफिनिटी है। ये मेरी यूजफुल होती है जब मैं मल्टी कोर आर्किटेक्चर की बात करता हूं। मेरे पास मान लिया 4 कोर्स हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि किसी भी कोर को मेरा प्रोसेस एलोकेट कर सकता है, लेकिन कई बार प्रोसेस ये चाहता है कि भाई एक पर्टिकुलर कोर पे ही मेरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, और जब भी दोबारा भी मुझे मिले तो यही कोर मिले। तो उस केस में प्रोसेसर एफिनिटी वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देता है कि भाई आई वांट टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन दिस कोर 3। तो वो यहाँ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर करके रखते हैं। तो जब भी इस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का नंबर आएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि भाई कोई प्रोसेसर एफिनिटी तो नहीं है। अगर एफिनिटी है तो वो कोशिश करेगा कि जिस कोर से प्रोसेसर की एफिनिटी है वही कोर इसको एलोकेट की जाए। फिर प्रोसेस को मेमोरी एलोकेटेड है, तो वो कौन सा एरिया है जो कि उसके लिए पॉइंटर हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। और हर प्रोसेस का एक पेरेंट प्रोसेस होता है, उसका अपना एक पीआईडी होगा। तो वो पीआईडी भी हम कई बार स्टोर करके रखते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। और कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कितने रिसोर्स यूज किए, कौन कौन सा रिसोर्स कितनी देर यूज किया, वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो अब इस पीसीबी का पर्पस क्या है और इसका यूज क्या है? जैसा कि ऊपर वाले डायग्राम से आपको क्लियर है कि प्रोसेसेस का कॉन्टेक्स्ट स्विच होता रहता है। अभी करंट प्रोसेस कोई है, प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में है, थोड़ी देर बाद कोई दूसरा रनिंग स्टेट में प्रोसेस होगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। द कॉन्टेक्स्ट इज बीइंग स्विच्ड। तो अभी मान लिया सीपीयू मेरा प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कर रहा है, तो यानी कि प्रोसेस P1 का कॉन्टेक्स्ट जो है वो मेरा करंट है। अब मैंने सीपीयू इससे छीन लिया और सीपीयू मैंने दे दिया प्रोसेस P2 को। तो अब प्रोसेस P1 का कॉन्टेक्स्ट ऑब्सोलीट हो गया और प्रोसेस P2 का कॉन्टेक्ट करंट हो गया, और ये मेरा हो गया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट P1 से P2 पे स्विच हो गया। तो ये करने के लिए कॉन्टेक्स्ट मुझे अब अल्टीमेटली इसको दोबारा एग्जीक्यूट तो करना है। P1 को दोबारा सीपीयू जब मिलेगा, काम तो इसका फिनिश नहीं हुआ, तो फिर मुझे क्या करना होगा, इसके कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करके रखना पड़ेगा। So context has to be stored. और दूसरी चीज, इसके कॉन्टेक्स्ट को मुझे लोड करना होगा। पहले कहीं मैंने सेव करके रखा होगा, दैट कॉन्टेक्स्ट हैज टू बी लोडेड। तो ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ स्टोर होता है, कहाँ से इसको लोड करते हैं, ये हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से ही स्टोर करते हैं और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से ही हम लोड करते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या क्या काम होते हैं उसका जिक्र अभी हम एक डायग्राम की हेल्प से करेंगे। Then you will be able to understand the significance of it. तो बेसिकली ये आप देखिए कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस ये प्रोसेस पीआई था जो एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे कोई इंटरप्ट आया, सिस्टम कॉल आई, जिसकी वजह से हमें कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मेरी सिस्टम कॉल आई, तो ये अपने कॉन्टेक्स्ट को सेव करेगा इन पीसीबी आई। प्रोसेस पीआई के लिए जो
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक था, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन सेव करेगा और उस सेव के अंदर रजिस्टर्स भी हैं, आपकी स्टेट्स भी हैं और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या होता है, मान लिया प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मान लिया यहां पे इंटरप्ट आया, अगली इंस्ट्रक्शन मेरी ये है, प्रोसेस जो सीपीयू है वो ये इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट करेगा पूरी, उससे अगली इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है ये भी सेव करना है। ये हम सेव करते हैं पीसीबी के अंदर। रजिस्टर्स की क्या वैल्यू है इस टाइम पे, क्योंकि जो नया प्रोसेस आएगा वो तो रजिस्टर्स को अपने हिसाब से हैंडल करेगा, उसमें चेंजेस भी करेगा। लेकिन जब हम दोबारा वापस पीआई पे आएंगे, प्रोसेस पीआई पे, तो हम चाहते हैं कि हमारे रजिस्टर्स इंटैक्ट मिले हमें, तो इनको हम सेव कर लेते हैं पीसीबी में, और जब दोबारा पीआई का एग्जीक्यूशन शुरू होगा तो उस टाइम पे इनको रिलोड कर लेंगे, तो ताकि हमें जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरू कर सकें। तो पीसीबी में हमने स्टेट सेव कर ली। अब कॉन्टेक्स्ट स्विच होना है पीआई से प्रोसेस पीजे में, तो पीसीबी जे के अंदर इसका कॉन्टेक्स्ट पहले से स्टोर्ड है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को हमने लोड कर लिया वापस। रजिस्टर्स में रजिस्टर्स की वैल्यू चली गई, प्रोग्राम काउंटर में जहां प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू यहाँ पे थी वो चली गई, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे स्विच कर लिया। उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन प्रोसेस पीजे का शुरू होगा। थोड़ी देर बाद ये चला, उसके बाद फिर दोबारा स्विच होना है, तो हमने पीसीबी जे का स्टेट प्रोसेस पीजे का कॉन्टेक्स्ट अब सेव कर लिया और प्रोसेस पीआई का रिलोड कर दिया, और रिलोड करने के बाद प्रोसेस पीआई ने जहां पे एग्जीक्यूशन छोड़ा था वहीं से एग्जीक्यूशन अपना इस इंस्ट्रक्शन से दोबारा से शुरू कर देगा। तो इन दिस वे दिस इज द कॉन्टेक्स्ट स्विच। दिस टेक्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम and this is considered as overhead because we are not doing any useful work here. यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं चल रहा, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं हो रहा जो यूजर के लिए यूजफुल हो, लेकिन करना है तो करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, और कैसे प्रोसेस नहीं तो शिफ्ट होंगे, तो ये इसको हम ओवरहेड कंसीडर करते हैं। और इस ओवरहेड को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर स्पेशल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस हो। जैसे रजिस्टर सेविंग है, रजिस्टर्स मान लिया मेरे पास 32 रजिस्टर्स हैं, इन सबको मुझे सेव करना है तो इन सबको सेव करने के लिए 32 इंस्ट्रक्शंस मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। तो भाई सेव रजिस्टर एट दिस, सेव रजिस्टर ए एट दिस, सेव रजिस्टर बी एट दिस एंड सो ऑन। तो अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन दे दूं विच जो कि सारे रजिस्टर्स को सेव कर दे एक ही इंस्ट्रक्शन से, तो वो इंस्ट्रक्शन मुझे एक ही एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। बट ये तभी होगा जबकि इंस्ट्रक्शंस मेरी अवेलेबल हो, स्पेशल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल हो मेरे पास, तभी हम ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब थोड़ा सा हम शेड्यूलर का बात कर लें। सीपीयू शेड्यूलिंग की हम बात नहीं कर रहे, बट हम एक ओवरऑल शेड्यूलर्स क्या होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और तीन तरह के शेड्यूलर होते हैं बेसिकली। एक होते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एंड मिडिल टर्म मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बेसिकली रेडी क्यू, मैंने आपको बताया था कि रेडी क्यू ये लगी हुई है, इट कंटेन्स ऑल द प्रोसेसेस व्हिच आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड इफ provided that the CPU is allocated to them. तो whenever CPU becomes free और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोई लगता है कि भाई अब कॉन्टेक्स्ट स्विच करने का टाइम आ गया, तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम इस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को इन्वोक करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करता है। तरह तरह के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं, जैसे कि एक FCFS है, एक आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, फिर आपका प्रायोरिटी है, आपका राउंड रॉबिन है। फिर ये दो तरह के होते हैं आपके प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव, बट इसका जिक्र अभी हम नहीं करते। अभी ये मान के चलो कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई किया और एक प्रोसेस इसमें से, मान लिया चार प्रोसेस या 6 प्रोसेस जितने भी यहाँ पे थे, P1, P7, P5
P8 and P4, these many processes were suppose available. तो हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ने मान लिया P5 सेलेक्ट किया, तो ये काम शेड्यूलर का है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है जिसका काम होता है डिस्पैचर का। अब इसका काम क्या है कि इस प्रोसेस को डिस्पैच करना, इस प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट लोड करना, और जो एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है वो इस प्रोसेस तक पहुंचाना, वो काम करता है डिस्पैचर। एक होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो मैंने बताया था आपको स्टेट डायग्राम, तो किसी प्रोसेस को सिस्टम में एडमिट करना है कि प्रोसेस टू बी एडमिटेड इन द सिस्टम और नॉट, ये डिसाइड करता है मेरा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और ये किस बेसिस पे डिसाइड करता है कि भैया मेमोरी कितनी अवेलेबल है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, क्या मैं बहुत ज्यादा प्रोसेसर तो नहीं ले आया, या बहुत कम प्रोसेसर तो सिस्टम में नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है इस प्रोसेस को मैं ले आया तो पेज फॉल्ट का रेट मेरा बढ़ जाएगा। तो इन सब बेसिस पे ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि जो नया प्रोसेस क्रिएट हुआ है उसको सिस्टम में एडमिट करना है कि नहीं करना है। ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर हो गया, सॉरी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हो गया। जब मैं मीडियम टर्म शेड्यूलर की बात करता हूं तो वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जबकि वो ये एज्यूम करता है कि भाई ये गलती हो गई। कई बार वो सोचता है कि मुझे 5 प्रोसेस सिस्टम में लाने थे बट मैं गलती से 10 ले आया, उस टाइम पे मुझे नहीं लगा कि इतना बॉटलनेक बन जाएगा, तो कुछ प्रोसेसेस को स्वैप आउट करता है। स्वैप आउट कहाँ करता है? एक बैकिंग स्टोर होता है जो कि HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव, यहाँ पे वो बैकिंग स्टोर में स्वैप आउट करता है। तो उससे क्या है कि सिस्टम का लोड थोड़ा लाइट हो जाएगा। नहीं तो क्या है, जब हम ओवर कमिट कर देते हैं, ज्यादा प्रोसेस ले आते हैं, तो पेज फॉल्ट बढ़ जाता है, डेडलॉक बढ़ जाता है, उन सारी समस्याओं से जूझना शुरू हो जाते हैं। तो इसको कम करने के लिए वो क्या करता है, टेम्परेरीली कुछ प्रोसेसेस को बैकिंग स्टोर में भेज देता है, और जब सिस्टम थोड़ा लाइट लोड हो जाता है तब इनको स्वैप इन दोबारा कर लेता है, हार्ड डिस्क से मेमोरी में ले आता है। तो ये मेरा मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम है, किस प्रोसेस को कब स्वैप आउट करना है, किस प्रोसेस को कब स्वैप इन करना है। अब हम आते हैं थ्रेड्स पे। थ्रेड्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दिस मल्टी कोर वर्ल्ड, जहाँ पे कि आपके पास ऑलमोस्ट एवरी पीसी में आपकी मल्टीपल कोर्स हैं। थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस। ये भी एक प्रोसेस ही है बट ये लाइट वेट है। इनमें डिफरेंस क्या है? एक तो थ्रेड में अपना कोई डेटा सेगमेंट या हीप सेगमेंट नहीं होता। प्रोसेस हैज कोड, डेटा, हीप एंड अदर सेगमेंट्स। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन थ्रेड इन ए प्रोसेस। हर प्रोसेस में एक थ्रेड तो होगी, बट हम यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स भी एक प्रोसेस के अंदर बना सकते हैं। और थ्रेड की अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सेल्फ एग्जिस्टेंस इसकी नहीं है, ये किसी प्रोसेस के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी। प्रोसेस का क्रिएशन एक्सपेंसिव है। अगर मुझे 3 प्रोसेस बनाने हैं, P1, P2 एंड P3, तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन मैंने अगर एक P1 बनाया, उसके अंदर 2 थ्रेड क्रिएट कर दी, T1 एंड T2, तो मेरा टाइम कम लगेगा, ये इनएक्सपेंसिव है। फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी, प्रोसेस की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बनिस्बत के थ्रेड्स की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के। अगर मुझे कॉन्टेक्स्ट T1 से, T1 एग्जीक्यूट हो रही है थ्रेड अभी सीपीयू पे, और मुझे शिफ्ट करके अभी T1 हो रही है, T2 पे जाना है, तो मेरा टाइम कम लगेगा। अगर मैं अभी सीपीयू P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है और फिर P2 को एग्जीक्यूट करेगा, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस वजह से हम इसका बेनिफिट उठाते हैं। और दूसरा बेनिफिट जो है वो मल्टी कोर का है, क्योंकि अगर मेरे पास एक ही प्रोसेस है, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है, तो मैं उसको मल्टीपल कोर पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने एक प्रोसेस में 3 थ्रेड बना दी,
तो वो सारी की सारी एक साथ मल्टीपल कोर्स पे एग्जीक्यूट कर सकती हैं एक साथ। तो ये बेनिफिट लेने के लिए मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग इज गेनिंग इंपॉर्टेंस। तो अब हम बात करते हैं थ्रेड्स विद इन ए प्रोसेस शेयर कोड डेटा। ये डायग्राम से आप समझो ये प्रोसेस विद सिंगल थ्रेड है, यहाँ पे एक ही प्रोसेस है, इसका अपना रजिस्टर है, अपना काउंटर्स हैं, अपने स्टैक्स हैं, स्टैक सेगमेंट है, डेटा और फाइल भी एक ही है, कोड भी एक ही है। यहाँ पे आप देखिए ये एक प्रोसेस है जिसमें कि 3 थ्रेड्स हैं, मल्टीपल थ्रेड्स हैं। तो हर थ्रेड का अपना रजिस्टर सेट होगा, अपने काउंटर होंगे, प्रोग्राम काउंटर, अपना स्टैक होगा। बट ये तीनों थ्रेड डेटा और फाइल सेव शेयर कर सकती हैं आपस में, और कोड भी एक ही शेयर कर रही है। हालांकि एक थ्रेड किस, मान लिया ये पूरा मेरा कोड है, कोर है, तो हो सकता है एक थ्रेड यहाँ पे हो, दूसरी थ्रेड अभी मेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही हो, और तीसरी थ्रेड अभी मेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही हो। तो दे कैन बी एट डिफरेंट प्लेसेस इन द सेम कोड, बट दे आर शेयरिंग द सेम कोड। तो दिस शोज how the sharing becomes easy and how we can take advantage of the multiple processors and increase the concurrency and increase the throughput. Then advantages क्या है threads के, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये इनएक्सपेंसिव है, मैं 3 प्रोसेसर अलग बनाऊं तो उनको मुझे सारी चीजें मुझे अलग करनी पड़ेगी, कोड सेगमेंट भी अलग होगा, हीप सेगमेंट भी अलग होगा, तो ये इनएक्सपेंसिव है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम कम हो जाता है। एफिशिएंट कम्युनिकेशन, बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम डेटा एंड फाइल, तो कम्युनिकेशन बिकम्स इजियर। शेयर्ड मेमोरी की हेल्प से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, शेयर्ड मेमोरी। मान लिया एक ये थ्रेड T1 चल रही है, एक ये थ्रेड T2 चल रही है, दे आर शेयरिंग द सेम डेटा, तो ये इस पे कुछ राइट करती है तो इसको भी विजिबल है, आपस में कम्युनिकेट हो गया। जबकि प्रोसेसेस में एक्सप्लिसिटली मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा आइदर थ्रू मैसेज पासिंग और आई हैव टू यूज सम फैसिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन डू, बट दैट इसमें कम्युनिकेशन मेरा फास्ट हो जाता है, और मल्टी प्रोसेसर पे ये फास्ट होती है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशंस का स्कोप बढ़ता जा रहा है और उसका यूज भी बढ़ रहा है। अब थ्रेड्स 2 तरह की हो सकती हैं, एक यूजर थ्रेड और एक कर्नल थ्रेड। यूजर थ्रेड की अगर मैं बात करूं तो यूजर थ्रेड आर मैनेज्ड बाय द यूजर, और ये यूजर प्रोसेस में चल रही हैं, यूजर स्पेस में चल रही हैं। कर्नल को इनका पता नहीं है, कर्नल इज नॉट अवेयर। और यहाँ पे ना लाइब्रेरीज होती हैं, थ्रेड लाइब्रेरीज। तो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइब्रेरीज यूजर स्पेस में हम इन मल्टीपल थ्रेड्स को अवेल कर रहे हैं। जैसे इसकी बात करें कि एक प्रोसेस है, इसके अंदर 3 थ्रेड्स हैं, तो if these are user threads, thread library will manage these threads and user kernel will not be aware कि उसको तो एक ही प्रोसेस दिखाई देगा, उसको ये 3 थ्रेड्स दिखाई नहीं देंगे। दूसरी थ्रेड होती है कर्नल लेवल थ्रेड। These are managed by the kernel and इनमें कर्नल स्पेस में जाके सारा काम होता है। तो ये मैं डिफरेंस कुछ बता दे रहा हूं आपको, यूजर लेवल थ्रेड और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि कर्नल इज नॉट अवेयर एंड द थ्रेड लाइब्रेरी इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग थ्रेड्स। इसमें थ्रेड मैनेजमेंट इज डन बाय द कर्नल, और कोई थ्रेड मैनेजमेंट कोड यूजर एरिया में लिखने की जरूरत नहीं है, सारा काम कर्नल अपनी जिम्मेदारी में करेगा। और जो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन है यूजर लेवल थ्रेड में, वो थ्रेड लाइब्रेरी कराएगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन थ्रेड्स भी थ्रेड लाइब्रेरी कराएगी, और ये किसी भी ओएस के ऊपर रन हो सकती है। शेड्यूलिंग इन कर्नल इज डन ऑन द रीड
बेसिस। कर्नल परफॉर्म ऑल टास्क, इसमें तो कर्नल जो थ्रेड वो शेड्यूलिंग करता है वो थ्रेड बेसिस पे करता है। मतलब इसमें जो कर्नल शेड्यूलिंग करेगा वो प्रोसेस बेसिस पे करेगा, और प्रोसेस के अंदर 3 थ्रेड चल रही हैं, वो थ्रेड लाइब्रेरी का काम है कि किसको कब एग्जीक्यूशन देना है। बट यहाँ पे जो शेड्यूलिंग होगा वो आपका कर्नल ही करेगा थ्रेड बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम है तो उसको एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि उसके पास 3 थ्रेड्स हैं, तो उसके चांसेस ज्यादा है कि किसी न किसी थ्रेड को सीपीयू मिल जाए। तो कर्नल लेवल थ्रेड अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है मल्टी थ्रेडिंग में। फास्ट फास्ट होती हैं यूजर स्पेस में, चूंकि हम क्रिएट कर रहे हैं इनको, तो ये फास्ट होती हैं, और ये स्लो होती हैं कर्नल लेवल थ्रेड। एप्लीकेशन स्पेसिफिक शेड्यूलिंग हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन स्पेसिफिक शेड्यूलिंग हम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, कैन नॉट बी टेक एडवांटेज ऑफ। सबसे जो बुरी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यूजर लेवल थ्रेड में है वो ये है कि हम मल्टी प्रोसेसिंग का एडवांटेज नहीं ले सकते, क्योंकि जो मेरी शेड्यूलिंग है वो प्रोसेसर लेवल पे हो रही है, इस वजह से हम मल्टी प्रोसेसर का एडवांटेज नहीं ले सकते, और कॉन्करेंसी मेरी पुअर रहती है यूजर लेवल थ्रेड में इन कंपैरिजन टू कर्नल लेवल थ्रेड्स। तो ये डिफरेंस था यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड में। अब हम आगे बढ़ते हैं। थ्रेड के हमने एडवांटेजेस पहले भी बता दिए थे प्रोसेसेस के मुकाबले में, फिर दोबारा देख लेते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस है, फास्टर कॉन्टेक्स्ट स्विच है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टीप्रोसेसर आर्किटेक्चर है, रिसोर्स शेयरिंग है, इजी कम्युनिकेशन है, और इंक्रीज थ्रूपुट है। तो इन सारे एडवांटेजेस की वजह से थ्रेड प्रोग्रामिंग हम करते हैं। तो जैसे पीसीबी था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक टीसीबी भी रखता है जिसको हम बोलते हैं थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक में क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरी स्टोर रहती है? थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक में आपकी इंफॉर्मेशन एक रहती है थ्रेड आईडी, प्रोग्राम काउंटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कोड भी शेयर कर रहे हैं। सेम कोड इज बीइंग शेयर्ड बाय 3 प्रोसेसेस। मान लिया T1 मेरा यहाँ पे है, T2 मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, T3 मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, इसके प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो ये इंस्ट्रक्शन है इसके प्रोग्राम काउंटर में यहाँ आएगा, और इसके प्रोग्राम काउंटर में, मतलब इसके थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक में जो वैल्यू प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होगी वो ये होगी। और जब ये T1 को एग्जीक्यूशन मिलेगा तो ये प्रोग्राम को यहाँ से उठा के ये जो सीपीयू का रजिस्टर होता है जहां से कि एड्रेस इंस्ट्रक्शन का लेती है, वो यहाँ पे हम रिलोड कर देंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन थ्रेड स्टेट, थ्रेड की भी अपनी स्टेट्स होती है जैसे प्रोसेस की होती है। फिर रजिस्टर्स इसके अपने होते हैं, और पॉइंटर टू पेरेंट प्रोसेस एंड पॉइंटर टू सिबलिंग थ्रेड्स। कि ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली जिस प्रोसेस ने थ्रेड क्रिएट की है उसका उसके उसके साथ कम्युनिकेशन करना और सिबलिंग थ्रेड के साथ कम्युनिकेशन करना जरूरी रहता है, तो ये पॉइंटर हमारी उसमें हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं थ्रेड स्टेट्स में। तो थ्रेड स्टेट्स जो है मेरी रेडी, रनिंग, वेटिंग, डिलेड एंड ब्लॉक्ड। तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें फर्क है। बाकी मेरी रेडी तो वही है कि दैट इज वेटिंग इन द रेडी क्यू। अगर सीपीयू मिल जाता है तो तुरंत एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। रनिंग, जिस थ्रेड को हमने सीपीयू दे दिया वो रनिंग स्टेट में आ जाएगी। वेटिंग मींस वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट इवेंट। डिलेड, डिलेड में थ्रेड को हम स्लीप करा सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। हमने कहा स्लीप 5, तो ये 5 सेकंड के लिए मेरा थ्रेड स्लीप हो जाएगा, राइट। और ब्लॉक, एक होता है ब्लॉक। कई बार ना हम यूजर से इनपुट आउटपुट की वेट करते हैं, तो यूजर से जब इनपुट आउटपुट है तो ये वेट करेगा जब तक यूजर इसको इनपुट नहीं दे देगा, तो ये इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। वेटिंग में बेसिकली क्या है कि कर तो रहा है इनपुट आउटपुट के लिए, लेकिन यूजर से इनपुट की जरूरी नहीं है। वो हो सकता है प्रिंटर से हो, वो हो सकता है टेप से हो, कहीं से ले रहा हो। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हम यूजर से इनपुट आउटपुट की वेट करते हैं। जब तक वो इनपुट आउटपुट नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
अब थ्रेडिंग के मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स की हम बात करेंगे, और ये 3 तरह के मॉडल हैं हमारे। तो पहले हम बात करते हैं मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी मॉडल में बेसिकली any number of user threads onto equal number or smaller number of kernel threads। इसमें मेरे पास देखिए, इस प्रोसेस में 3 थ्रेड्स हैं, इस प्रोसेस में 4 थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो टोटल मेरे पास 7 थ्रेड्स हैं, लेकिन कर्नल ने 5 थ्रेड की बात की। कर्नल 5 थ्रेड अपने हिसाब से इसको मैनेज करेगा। और ये मैनी टू मैनी मॉडल में आपके पास एक तो एडवांटेज क्या है कि कॉन्करेंसी अच्छी मिल जाती है आपको, क्योंकि मल्टीपल कर्नल थ्रेड्स हैं। तो वो मैपिंग इसी कर देगा, कभी इसके साथ मैप, ये मान लिया आपकी T1 है, T2 है, T3 है, T5 है, और ये आपकी U1 U2 U3 इस तरह से है, U11 U12 U13, then this is U21 U22 U23 एंड U24। तो इनकी मैपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप करेगा, किस थ्रेड को कब किसके साथ मैप करना है, कौन सी कर्नल लेवल थ्रेड कौन सी यूजर लेवल थ्रेड को एग्जीक्यूट कराएगी। तो ये जिम्मेदारी कर्नल की रहती है। तो बेसिकली इसमें एक तो एडवांटेज ये है कि क्योंकि मल्टीपल कर्नल थ्रेड साइमल्टेनियसली एक्टिव हो रही हैं, तो आपको कॉन्करेंसी मिल जाती है, और एक थ्रेड अगर ब्लॉक हो गई तो दूसरी थ्रेड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये नहीं कि पूरा प्रोसेस मेरा ब्लॉक हो जाएगा। एक दूसरा मॉडल जो है मेरा, वो मैनी टू वन मॉडल है। इस केस में जितनी भी यूजर लेवल थ्रेड्स हैं, उन सब, एक प्रोसेस में जितनी भी यूजर लेवल थ्रेड है, उसके करस्पॉन्डिंग कर्नल लेवल में सिर्फ एक ही थ्रेड बनेगी। और जैसे इसमें 2 है, इसमें 3 है, लेकिन कर्नल लेवल पे सिर्फ एक ही थ्रेड बनेगी। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि मान लिया मेरे पास यहाँ 3 थ्रेड्स थी, और ये वाली थ्रेड शेड्यूल कर दिया कर्नल ने, क्योंकि एक ही थ्रेड कर सकता है एक टाइम पे, और यहाँ पे कोई सिस्टम कॉल आ गई। सिस्टम कॉल ब्लॉकिंग होती है। सिस्टम कॉल क्या है, जिस जो प्रोसेस सिस्टम कॉल करेगा वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये क्योंकि एक ही थ्रेड थी, ये ब्लॉक हो गई, ये दोनों थ्रेड्स को भी वेट करना पड़ेगा। जबकि मैनी टू मैनी मॉडल में ये दिक्कत नहीं है, और उस केस में हम अगर एक थ्रेड मेरी ब्लॉक हो गई तो कोई दूसरी थ्रेड को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, राइट। और एक और दिक्कत है इसमें कि एक टाइम पे प्रोसेस की एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होगी, चाहे मल्टी प्रोसेसर्स भी हों, तो कॉन्करेंसी भी इसमें डिक्रीज हो जाती है। और इसमें जो कर्नल लेवल का जो मैनेजमेंट होता है, ये बेसिकली सारी थ्रेड्स मेरी यूजर स्पेस में है। यहाँ पे तो एक तरह से प्रोसेस की तरह से इसको डील करते हैं। एक जो तीसरा मॉडल है वो 1-to-1 मॉडल है। 1-to-1 मॉडल मेरा क्या करता है कि सेपरेट थ्रेड, कर्नल थ्रेड फॉर ईच यूजर थ्रेड। इसमें क्या है कि हर यूजर थ्रेड, जितनी यूजर थ्रेड होंगी उतनी ही कर्नल थ्रेड होंगी। तो ये यूजर स्पेस में हम जा रहे हैं, यहाँ पे फिर उसी के करस्पॉन्डिंग आपकी कर्नल थ्रेड होंगी। तो ये 1-to-1 मॉडल इसको हम बोलते हैं। लाइनक्स एंड विंडोज एक्सपी में ये वाला मॉडल यूज होता है, क्योंकि इसमें बेस्ट कॉन्करेंसी हमें मिलती है और बेस्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन हमें मिल पाता है। ये आप इसमें देख सकते हैं कैसे काम कर रही है कि मेरे पास एक यूजर थ्रेड है, उसके करस्पॉन्डिंग एक कर्नल थ्रेड है, एक यूजर थ्रेड है, उसके करस्पॉन्डिंग में एक कर्नल थ्रेड है। तो 4 टोटल यूजर थ्रेड हुई और 4 ही मेरे पास कर्नल थ्रेड हुई। मल्टीप्रोसेसर सिस्टम में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसमें ओवरहेड बढ़ जाता है, क्योंकि सारा काम कर्नल में हो रहा है। अगर मेरे पास 50 थ्रेड मैंने बना दी यूजर ने बिना सोचे समझे, तो कर्नल को 50 करस्पॉन्डिंग थ्रेड बनानी पड़ेंगी, और ये कर्नल के लिए एक मुश्किल काम हो जाता है और ओवरहेड बढ़ जाता है। तो कर्नल क्या करता है, इस केस में लिमिट लगा देता है कि भैया एक कितनी थ्रेड एक यूजर एक साथ में क्रिएट कर सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर एबल टू रिड्यूस दिस ओवरहेड टू सम एक्सटेंट। अब ये अभी हमने पढ़ा
मॉडल्स के बारे में। अब हम थ्रेड लाइब्रेरीज की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि थ्रेड लाइब्रेरीज, अगर कर्नल लेवल थ्रेड नहीं है, यूजर लेवल थ्रेड है, तो थ्रेड लाइब्रेरीज की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये थ्रेड लाइब्रेरीज जावा में तो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन अगर आपको सी में मल्टी लेवल प्रोग्रामिंग करनी है, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपको पी थ्रेड्स का यूज करना पड़ेगा। pthread is a library in Linux with the help of which we can do multi-level programming in this Linux also. See, तो ये POSIX स्टैंडर्ड्स हैं, IEEE 1003.1c ये स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं कि POSIX थ्रेड में क्या क्या होगा। Linux, Mac OS और Solaris ये p थ्रेड की यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी अभी दिखाऊंगा कैसे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग का, और विद द हेल्प ऑफ दिस पी थ्रेड लाइब्रेरी। तो इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स आर शेयर्ड, वन थ्रेड कैन वेट फॉर अदर्स टू रिजॉइन। कई बार क्या होता है ना, ये थ्रेड चल रही है, यहाँ पे हमने एक और थ्रेड क्रिएट की, तो हम यहाँ पे इसको रोक सकते हैं कि भाई जब सब यहाँ पहुंच जाएंगे तो तभी आपको आगे बढ़ना है। ये थ्रेड यहाँ आ गई, ये थ्रेड यहाँ रुक गई है, जब तक ये थ्रेड यहाँ नहीं पहुंच जाएगी तब उसके बाद ये ज्वाइन होके तब इस तरह से भी आगे बढ़ सकते हैं। विंडोज थ्रेड्स आर सिमिलर टू पी थ्रेड्स, बट जावा में आपकी फैसिलिटी रहती है पी थ्रेडिंग की। तो अगर मेरा सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम भी है तो उसमें भी थ्रेड्स का यूज होगा। टू क्रिएट न्यू थ्रेड्स वी रिक्वायर ऑब्जेक्ट दैट इंप्लीमेंट रनेबल इंटरफेस। इसमें एक रनेबल इंटरफेस होता है जिसकी हेल्प से हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। और स्टार्ट जो है वो एलोकेट करता है, इनिशियलाइज करता है मेमोरी को, और रन जो है वो मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। जावा ग्लोबल वेरिएबल सपोर्ट नहीं करती। थ्रेड मॉडल यूज डिपेंड्स अपॉन नेटिव ओएस। आपका नेटिव ओएस कौन सा है और जेवीएम इंप्लीमेंटेशन कैसा है, उसके आधार पे आपका मॉडल, आप मैनी टू मैनी यूज कर रहे हैं या मैनी टू वन यूज कर रहे हैं या वन टू वन यूज कर रहे हैं, दैट इज depending upon the native OS and the JVM implementation. So I'm not going into detail of these things because most of you have done multi-threaded programming in Java. So today C में आपने multi-threaded programming कैसे यूज करनी है, अभी हम उसका जिक्र करेंगे। कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। थ्रेड पूल क्या होता है, ओपन एमपी का क्या एडवांटेज है, और फिर हम बात करेंगे पी थ्रेड्स की। तो क्रिएटिंग न्यू थ्रेड एंड डिस्ट्रॉइंग देम एवरी टाइम कैन बी इनएफिशिएंट, क्योंकि बार बार थ्रेड क्रिएट करना, बार बार थ्रेड को डिलीट करना अपने आप में ओवरहेड है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्या कर लेते हैं, खासतौर से जब नंबर ऑफ थ्रेड्स मेरी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम एक बार नंबर ऑफ थ्रेड एक प्रोसेस क्रिएट कर लेता है और उन थ्रेड्स को एक थ्रेड पूल में डाल देता है। जब उसका काम खत्म भी हो गया तो उसको थ्रेड पूल में डाल देता है, और जब उसको थ्रेड की जरूरत पड़ती है तो वहां से थ्रेड ले लेता है, और उसको जब जरूरत नहीं रहती तो थ्रेड पूल में रिटर्न कर देता है। When no threads are available in pool process, may have to wait until one becomes available. तो जब मान लिया किसी टाइम पे प्रोसेस को थ्रेड की जरूरत पड़ी, थ्रेड पूल में कोई थ्रेड नहीं है, तो उस टाइम पे ये इसको वेट करना पड़ सकता है ताकि मेरा ओवरहेड कम रहे और नई थ्रेड अननेसेसरीली मैं क्रिएट ना करूं। तो जावा में भी ये सपोर्ट अवेलेबल है, Win32 भी थ्रेड पूल अवेलेबल करता है, और जावा इसको करता है जनरल java.util.concurrent पैकेज। इस पैकेज के अंदर ये थ्रेड पूल का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अब एक ओपन एमपी का जिक्र मैं करूंगा। ओपन एमपी इज बेसिकली एक कंपाइलर डायरेक्टिव जो कि C++ और फोर्ट्रॉन लैंग्वेजेस के लिए अवेलेबल है, और ये इंस्ट्रक्ट करता है कंपाइलर को कि भैया मेरा पैरेलल कोड जनरेट करो। अगर मेरे पास मान लिया कोई ऐसा कोड है
जो कि पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकता है। तो चार कोर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, तो क्यों ना उन चारों कोर्स पे मैं ये करूं। मान लिया मैं मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूं, परचेज इक्वल टू 1 to 100, है ना। तो सी आई इज इक्वल टू ए आई प्लस बी आई, फॉर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। चलिए चलिए अभी सिंपल एक लिख लेते हैं, सिंपल एक लूप रखते हैं, दूसरा लूप नहीं लेते अभी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का भी कर सकते थे, बट सिंप्लीफिकेशन के लिए डिटेल में नहीं जा रहे। ए आई इज इक्वल टू बी आई प्लस सी आई। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मेरे पास चार कोर्स अवेलेबल हैं कि 1 से लेकर 25 तक कोर 1 पे एडिशन हो, 26 से लेकर 50 तक कोर 2 पे एडिशन हो, 51 से लेकर 75 तक जो एडिशन है वो C3 पे हो, और 76 से लेकर 100 तक जो एडिशन है वो C4 पे हो। तो ये करने के लिए मुझे कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि मैं पैरेलल कोड जनरेट करना चाह रहा हूँ, और पैरेलल कोड जनरेट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए जो कंपाइलर डायरेक्टिव है वो ओपन एमपी से हमें करना पड़ेगा, /pragma omp पैरेलल। तो ये मुझे कंपाइलर को डायरेक्टिव देना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इससे हम कर सकते हैं पैरेलली। थ्रेड्स के जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल में एक वेब सर्वर आता है, जो कि ये सर्वर है मेरा, और ये क्लाइंट्स हैं, इसके साथ बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इससे इससे सर्विस एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हर किसी के लिए एक थ्रेड बना देता है, एक थ्रेड इसके लिए, एक थ्रेड इसके लिए, एक थ्रेड इस क्लाइंट के लिए, एक थ्रेड इस क्लाइंट के लिए, और इन सबको टाइम मल्टीप्लेक्सिंग करके और सर्विस प्रोवाइड करता रहता है। अब हम बात करेंगे पी थ्रेड्स की। एक बेसिक सा प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पी थ्रेड अगर अपने आप में करना है तो 2-3 लेक्चर का काम है, बट एक आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और किस तरह से। ये बेसिकली पोस्टफिक्स स्टैंडर्ड है 103.1C जो 1995 में एस्टेब्लिश हुआ, और सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग टाइप्स और प्रोसीजर कॉल्स इसके अंदर डिफाइंड है, ठीक है, जो कि एक लाइब्रेरी हेडर फाइल है pthread.h। तो कोई भी अगर आप मल्टी थ्रेड प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं सी में, तो pthread.h आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। और इसमें जो कन्वेंशंस हैं, जो भी लाइब्रेरी के आइडेंटिफायर्स हैं, वो pthread हाइफन से स्टार्ट होते हैं। तो ये अभी हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। एट्रीब्यूट्स हैं इसके, और इसके फंक्शंस हैं। उन बेसिक फंक्शंस का हम जिक्र करेंगे सिर्फ। आप जैसे पहला फंक्शन है क्रिएट, वी वांट टू क्रिएट ए थ्रेड, pthread create, pthread t, दिस इज द टाइप। ये हमने एक थ्रेड क्रिएट की, विच इज पॉइंटर टू थ्रेड हैंडल। एक पॉइंटर हमने डिफाइन किया जो थ्रेड टाइप को पॉइंट कर रहा है, उसका नाम हमने थ्रेड हैंडल दिया। और फिर इसके अंदर एक एट्रीब्यूट तो ये हुआ, फिर इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है pthread एट्रीब्यूट t, ये पॉइंट करेगा ये एट्रीब्यूट। ये हम नल भी रख सकते हैं इसमें, अगर हमें कोई एट्रीब्यूट नहीं देना तो वी कैन कीप इट नल। देन अब इस थ्रेड के अंदर कौन सा रूटीन हमें एग्जीक्यूट करना है, उसका एड्रेस हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ये हम नल नहीं रखेंगे। इसमें जो भी रूटीन हमें एग्जीक्यूट करना है वो हम यहाँ पे डालेंगे, और उसके आर्ग्यूमेंट्स ये एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनको हमें पास करना है तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, नहीं पास करना तो हम इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये pthread लाइब्रेरी से एक नई थ्रेड क्रिएट करने की रिक्वेस्ट डालेगा, और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो रिटर्न करेगा 0, और अगर ये फेल हो गया तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट इज बेसिकली pthread exit। द फंक्शन इज यूज्ड बाय ए थ्रेड टू टर्मिनेट, जब अपने आप को खत्म करना है, अपने आप को निकलना है बाहर। तो void pthread exit void star ret12, रिटर्न वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं। Then we have pthread join।
तो पी थ्रेड ज्वाइन, बेसिकली मैंने बताया था कि थ्रेड वेट करती है दूसरी थ्रेड को ज्वाइन करने का, तो यहाँ पे भी हम ज्वाइन की बात कर रहे हैं। पी थ्रेड ज्वाइन जब हम कॉल कर रहे हैं तो एक थ्रेड हैंडलर टाइप का वेरिएबल है, थ्रेड टाइप का, और एक उसकी रिटर्न वैल्यू है। तो ये फंक्शन रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू। अगर ये सक्सेसफुली ज्वाइन हो गया तो रिटर्न 0 करेगा, और अगर नहीं ज्वाइन कर पाया तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इसके बाद कुछ और भी हैं, पी थ्रेड कैंसिल, पी थ्रेड एट्रीब्यूट इनिट, पी थ्रेड एट्रीब्यूट डिस्ट्रॉय, पी थ्रेड एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट। इनकी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी, बट इनको अभी इतना यूजफुल बेसिक शुरू में नहीं रहते, बाद में जब हम एडवांस थ्रेड लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं तब इनकी जरूरत पड़ती है। तो कंपाइल कैसे करते हैं, तो लाइनेक्स में अगर मुझे मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट मान लिया, थ्रेड, ये देखिए जीसीसी एक सी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कंपाइलर, ये मेरी फाइल का नाम है, -o मैं दे रहा हूँ, ओबीजे फाइल बनानी है, थ्रेड्स इस नाम से बनानी है, और ये एलपी थ्रेड, ये मुझे कंपाइल करते हुए ये स्विच मुझे यूज करना पड़ेगा -lp थ्रेड का, तब जाके ये थ्रेड लाइब्रेरी को इंक्लूड करके मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग मेरी चलेगी, ये लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए। अब हम एक प्रोग्राम का देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम मेरा कैसे चल रहा है और क्या इसका आउटपुट होगा। तो ये मैं आपको बता देता हूं ताकि आप समझ सकें। ये तो stdlib.h ये तो नॉर्मल है। ये unistat.h हमने स्लीप फंक्शन के लिए यूज किया है। हम थ्रेड को 1 सेकंड के लिए स्लीप अगर कराना चाहें उसके लिए हमने यूज किया है। अब यहाँ पे देखो, ये रूटीन है जो थ्रेड के लिए मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मेन प्रोग्राम मेरा यहाँ पे है। तो मैंने क्या किया, इंट मेन पी थ्रेड टी थ्रेड 1, एक मैंने वेरिएबल डिफाइन कर लिया थ्रेड टाइप का, जिसको मैंने नाम दे दिया थ्रेड 1, राइट। उसके बाद मैंने कहा भाई प्रिंट एफ हेलो बिफोर द थ्रेड, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अभी चूंकि थ्रेड क्रिएट नहीं हुई, पहला स्टेटमेंट जो होगा हेलो बिफोर थ्रेड, ये प्रिंट होगा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पे पी थ्रेड क्रिएट की, तो इसको मैंने एड्रेस तो इसका ये पास किया, ये वेरिएबल हमने बनाया था ये थ्रेड 1, और एट्रीब्यूट हमें कुछ देना नहीं। फंक्शन जो हमें एग्जीक्यूट करना है वो मैंने दिया ए थ्रेड फन, और ए थ्रेड फन की डेफिनेशन यहाँ पे है। ए थ्रेड फन की डेफिनेशन में क्या है, यहाँ पे पहले इसको 1 सेकंड के लिए स्लीप कराएगा, उसके बाद हेलो फ्रेम थ्रेड आएगा और फिर रिटर्न कर जाएगा ना। तो ये क्या आएगा, जब ये आउटपुट आ गया तो उसके बाद यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हेलो फ्रॉम थ्रेड। चूंकि जब ये थ्रेड मेरी क्रिएट हुई और ये फंक्शन मेरा कॉल होना शुरू हो गया, तो ये मेरा जो मेन फंक्शन है, ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ भी पी थ्रेड ज्वाइन, ये वेट करेगा जब तक कि ये थ्रेड एग्जीक्यूट होके ज्वाइन ना कर ले, इसको वापस ना आ जाए यहाँ से। जब तक ये रिटर्न नहीं करेगी थ्रेड, तब तक ये वेट करेगा पी थ्रेड ज्वाइन की वजह से। तो यहाँ पे इसके बाद जब ये थ्रेड अब हेलो फ्रॉम थ्रेड करके रिटर्न कर जाएगी तो ये ज्वाइन कर लेगा, और उसके बाद में आपका आउटपुट यहाँ पे आएगा हेलो आफ्टर थ्रेड। उसके बाद हम मेन प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे। ये मेरा एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम हो गया, और इस तरह से हम जैसे जावा में मल्टी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे भी सी में भी यूज कर सकते हैं।